आपको अभी आपके स्क्रीन पर क्या दिख रहा है? दो चीजें लिखी हुई दिख रही है। पहला पाइथागोरस प्रमेय, दूसरा सर्वांग समता। तो यही दो चीज लास्ट क्लास में पढ़ाई गई थी। सर्वांग समता तो हम लोग आज भी पढ़ेंगे। सर्वांग समता बस एक बेसिक आइडिया दिया गया था आप सभी को कि सर्वांग समता होता क्या है। मतलब दो चीज अगर बिल्कुल एक जैसी है तो उसे क्या कहेंगे? सर्वांग सम आकृति कहेंगे। बिल्कुल उनके आकार भी एक जैसे और आकृति भी एक जैसे। आकार क्या होता है, आकृति क्या होता है, ये आपको पिछले क्लास में बता दिया गया है ना। अब हम देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय, इसके बारे में क्या बताया गया था। तो पाइथागोरस प्रमेय कहाँ लागू होता है ये बताएं मुझे लिखकर। पाइथागोरस प्रमेय आप सभी को पता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में ही लगेगा, है ना। किसी भी समकोण त्रिभुज में ही लागू होता है, ये बताया था। अब इसको एक बार रिवाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। सर प्लीज इंग्लिश एक्सप्लेन। हाँ, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। क्या बोला आपने, फिर से बताओगे आप? सर इंग्लिश में एक्सप्लेन करो। अच्छा, मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। मैं सारी चीजें तो यहाँ पर हिंदी में लिखी आएंगी, टर्म्स आपको इंग्लिश में मिल जाएगा। टर्म्स मैं इंग्लिश में बोल दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है या भुजा होती है उसे हम लोग कर्ण कहते हैं या हाइपोटेन्यूज कहते हैं, ठीक है ना। तो इसे हाइपोटेन्यूज कहेंगे। बाकी जो दो साइड है, इसमें से नीचे वाले को अभी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं क्लास 9th में, इसे हम लोग आधार या बेस कह दे रहे हैं। और बाकी जो एक भुजा जो खड़ी से दिख रही है आपको, इसे लंब कहते हैं या इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हो, है ना, सर परपेंडिकुलर। नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही क्या? यस सर। स्क्रीन आ रही होगी, सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही है। अगर ऐसा है तो आप एक बार जल्दी से लेफ्ट करके ज्वाइन कर लोगे। तो इसे पी बी और एच से रिप्रेजेंट किया गया था, है ना, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया था। अच्छा, आवाज भी अगर किसी को नहीं आ रही है तो एक बार जल्दी से लेफ्ट करके ज्वाइन कर लेंगे, आवाज आने लगेगी। सभी को आवाज जा रही है? हाँ। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इस त्रिभुज में अगर मैं इसे नाम दे दूं एबीसी, तो इसे अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा? कर्ण का जो वर्ग होगा वो आधार के वर्ग, ये ध्यान दीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, वर्ग करना, और लंब के वर्ग के योग के बराबर होगा। यानी हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा वो बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर के सम के बराबर होगा। यही इक्वेशन आपको लिखने के लिए मैंने सिखाया था, है ना। अब अगर यही चीज मैं इस त्रिभुज के लिए लिखना चाहूँ, इस त्रिभुज के अकॉर्डिंग मैं लिखना चाहूँ, तो ये सारी चीजें मैं मिटा दे रहा हूँ। अब इस त्रिभुज के लिए अगर मैं सिर्फ लिखूं तो कैसे लिखूं? इससे मैं लिखूंगा AC का जो वर्ग है। AC क्यों लिखा? क्योंकि AC कर्ण है ना। AC को क्या आप बोलोगे? AC कर्ण है। सबसे बड़ी भुजा AC ही होती है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। ये किसके बराबर होगा? BC और AB को योग कर देंगे और वर्ग लगा देंगे, ठीक है। इस तरीके से लिखें, है ना। ये समझ में आया? यही चीज लास्ट क्लास में पढ़ाई गई थी। अगर मैं इस तरीके से लिखूंगा तो सही होगा या गलत होगा? AC बराबर BC प्लस AB, ये वाई या लिखकर बताएंगे चैट में, ये सही है या गलत है। सही है तो वाई लिखेंगे, ये वाला। हाँ, तो ये गलत है। तो सही कैसे होगा? अगर मैं वर्ग लगा दूं सभी जगह पर, तब जाकर ये सही होगा, है ना। अब ये सही हो गया, अब ये सही हो गया, ठीक है। तो आपको वर्ग लगाना जरूरी है, ध्यान से सुनिएगा। वर्ग लगाओगे तभी आपका आंसर सही होगा, अदरवाइज आपका गलत हो जाएगा। हाँ, स्क्वायर लगाना जरूरी है। तो क्या करते हैं अब, इसी पे आधारित एक क्वेश्चन करते हैं। हाँ, स्क्वायर लेंगे, चलिए। तो इस पे आधारित एक रिकॉल क्वेश्चन करते हैं जो पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड है। आप सभी को पोल सेक्शन में जाना है और आंसर करना है ना। तो आप लोग आंसर कहाँ करोगे? पोल सेक्शन में जाकर करो। अच्छा, हो सकता है कि कुछ देर के लिए मेरी स्क्रीन आपको ना दिखे, फिर से आपको मेरी स्क्रीन दिखने लगेगी। अभी आप सभी को मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही होगी।
फिर से अगर मेरी स्क्रीन दिखने लगी तो आप लोग चैट में लिखकर बताओगे, ठीक है? अगर दिख रही है तो आप लोग क्या करो, पोल सेक्शन में जाओ और आंसर करो। तो इस त्रिभुज में आधार और कर्ण का मान दिया गया है। तो ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इस त्रिभुज में आपको ऊंचाई की मान ज्ञात करनी है। काफी आसान सा क्वेश्चन है, काफी कम समय लेंगे हम लोग। ये ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था आप सभी को। तो किसी समकोण त्रिभुज में अगर आधार का मान 3 सेंटीमीटर, कर्ण का मान 5 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई ज्ञात करें। अच्छा, अभी भी काफी कम बच्चों के आंसर आए। क्वेश्चन ये काफी आसान है, ऐसा क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी किया था। तो आंसर गलत नहीं होने चाहिए, और आंसर सभी को ट्राई तो जरूर करना है। चलिए 10 सेकंड और मैं दे रहा हूँ, 10 सेकंड और है आपके पास। 10 सेकंड में पोल को एंड कर देंगे। 5 सेकंड और है, आखिरी 5 सेकंड। चलिए अब पोल को एंड कर रहे हैं और इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। चलिए अब चैट में आंसर दे सकते हो, जिनका भी पोल नहीं आता तो आप चैट में आंसर लिख सकते हो। चलिए ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन मुझे मिलेगा तो मैं इसे कैसे बनाऊंगा। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, है ना? एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। इस तरीके से एक समकोण त्रिभुज बनाया गया, जिसका नाम क्या है, त्रिभुज एबीसी। अब इस त्रिभुज में मैं कर्ण किसे बोलूंगा? आपको पता है 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण बोलूंगा, है ना? इसे कर्ण बोलूंगा। इस वाले को मैंने आधार बोल दिया, और इसे मैंने लंब बोल दिया, यानी हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर। लंब को ही हम लोग हाइट या फिर ऊंचाई भी बोलते हैं, ठीक है? इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, ऊंचाई बोले। अब इस वाले त्रिभुज में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लिखना चाहूँ, तो पाइथागोरस थ्योरम कैसे लिख पाओगे? पाइथागोरस थ्योरम मैंने क्या लिखा, AC का जो वर्ग होगा वो BC का वर्ग प्लस AB के वर्ग के बराबर होगा, यानी कर्ण का जो वर्ग होगा वो आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर होगा। ये आपको समझ में आया या नहीं कि कैसे लिखा गया? ये इक्वेशन समझ में आया या नहीं? ये जो मैंने अभी लिखा है, y या n लिखकर बताएं, इसमें कोई डाउट है क्या? अगर आपने, मैं इसलिए ऐसा पूछ रहा हूँ कि अगर आपने ये इक्वेशन लिख लिया तो फिर आप इक्वेशन को बना दो। अब क्या करना है, सभी के मान रख देने हैं बस। तो AC का मान कितना है? आप देखो, AC क्या है, कर्ण है। तो कर्ण का मान हमें 5 सेंटीमीटर दी गई है, तो हम क्या लिखेंगे, 5 का वर्ग। BC क्या है, BC हमारा आधार है, BC हमें दिख रहा है आधार। तो आधार का मान क्या है, 3, तो मैंने यहाँ लिख दिया 3 का वर्ग। AB क्या है, AB लंब या ऊंचाई, जिसे हमें निकालना है इसका मान, तो AB को ऐसे ही लिख दिया जैसे वो था। अब सभी के वर्ग करते हैं। 5 का वर्ग आपको पता है 25 होता है, 3 का वर्ग आपको पता है 9 होता है, और AB का स्क्वायर इसी तरीके से लिखते थे। अब अगर 9 को हम इस तरफ लेके आएंगे तो आपको पता है सोल्व कैसे करते हो, 25 माइनस 9 बराबर AB का वर्ग। 25 में से 9 घटाओगे तो कितना मिलेगा आपको, 16 मिलेगा।
अब आपको यहां से क्या दिख रहा है, ए बी का जो वर्ग है वो 16 के बराबर है। 16 किसी नंबर का वर्ग है क्या? तो आपको पता है 4 का जो वर्ग होता है वो 16 होता है, 4 गुना 4 16 होता है ना। तो आप क्या कहोगे, ए बी का जो वर्ग है यह 4 के वर्ग के बराबर है। ए बी का जो वर्ग है 4 के वर्ग के बराबर है। तो ए बी का आंसर कितना होगा, ए बी कितने के बराबर होगा? तो ऐसा मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था, कि दोनों तरफ से हम लोग वर्ग को हटा देते हैं या फिर वर्गमूल ले लेते हैं। तो ए बी का मान कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर आ जाएगा, है ना। तो ए बी का आंसर कितना आया, ए बी क्या है, ए बी ऊंचाई है, 8 नहीं होगा। तो ऊंचाई कितना हो जाएगा इस त्रिभुज का, ए बी, और ए बी कितना आया, ए बी 4 सेंटीमीटर आया, है ना। तो आंसर ए हुआ। हाँ, ऑप्शन ए होगा। ये समझ में आया या नहीं आया? काफी आसान सा क्वेश्चन था, ये समझ में आया या नहीं? चलिए, ये समझ में आ गया अगर, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, आज के फर्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है। तो त्रिभुज के सर्वांग समता के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके क्लास 9th में भी और क्लास 10th के लिए भी। तो क्लास 9th और 10th दोनों ही के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स या त्रिभुज की सर्वांग समता। अच्छा, सर्वांग समता के बारे में तो आपको पता है कि कोई दो चीज अगर बिल्कुल एक जैसे है तो सर्वांग सम बोलेंगे, सर्व अंग सम करके मैंने आपको बताया था। अब ये बताएं कि अगर कोई दो त्रिभुज सर्वांग है, तो आपको ये भी मैंने पढ़ाया था कि अगर कोई दो त्रिभुज सर्वांग है तो इसे कैसे लिखोगे। तो इस तरीके से सिंबल के बारे में बताया था या नहीं? तो आपको पता है कि दो त्रिभुज सर्वांग है तो इस तरीके से हम लोग लिखेंगे, है ना। ये भी पढ़ाया गया था लास्ट क्लास में। तो आपको ये पता है अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग है तो हम कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिखते हैं, त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पी क्यू आर के सर्वांग सम। अच्छा, सर्वांग सम कैसे है वो चेक तो हम लोग कैसे करेंगे, वो रूल हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर सर्वांग सम है तो लिखेंगे कैसे, ठीक है। तो बार बार इतना लिखने की आपको जरूरत नहीं है कि एबीसी त्रिभुज पी क्यू आर के सर्वांग सम है, तो इतना लिखना बार बार काफी कठिन हो जाएगा ना। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक चिन्ह का यूज करते हैं इस तरीके से। जिस तरीके से अगर मान लो पी और क्यू बराबर है तो आप क्या लिखते हो, पी बराबर क्यू, तो इस तरीके से गणित में लिखते हैं। तो उसी तरीके से अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो क्या करेंगे, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांग सम है, इस तरीके से लिख देंगे। ये समझ में आया या नहीं? ये तो मैंने लास्ट क्लास में ही पढ़ाया था। ये सर्वांग सम का जो चिन्ह है ये बना लेंगे अपने कॉपी में, इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। चलिए, अब अगर त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर सर्वांग सम है तो इसमें तीन चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, काफी महत्वपूर्ण काफी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूं। तीन चीज आपको ध्यान रखना है। पहला संगत शीर्ष, दूसरा संगत कोण, तीसरा संगत भुजा, यानी करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग साइड। ये तीन चीज आपको पता होना चाहिए, तो वो पहचानने आना चाहिए, ठीक है। ये मत सोचना कि अभी सर्वांग सम हम लोग पहचानेंगे कैसे। हाँ, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं। अभी तक बस इतना बताया गया कि अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो उसे इस तरीके के चिन्ह से रिप्रेजेंट करेंगे, त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद मैं क्या बता रहा हूँ कि संगत शीर्ष, संगत भुजा और संगत कोण को आपको पहचानने के लिए सीखना है, ठीक है। चेक कैसे करोगे वो तो हम लोग बाद में देखेंगे, सर्वांग समता के नियम। अभी हम लोग संगत शीर्ष के बारे में देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले देखते हैं संगत शीर्ष को आप कैसे पहचानोगे। तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर एक दूसरे के सर्वांग सम है, ये आपको दिया हुआ है, तो हम क्या कहेंगे, सबसे पहले आपको देखो क्या लिखा है, पहला अक्षर ए है, तो दूसरे त्रिभुज में जो पहला अक्षर पी है ये दोनों को क्या कहेंगे, संगत शीर्ष कहेंगे। तो यहाँ पर को लिखा हुआ दिख रहा होगा ए और पी क्या है, संगत है, ठीक है। यहाँ दूसरा अक्षर देखो बी है,
दूसरे वाले त्रिभुज में देखो दूसरा अक्षर क्यू है ना। ठीक है, तो बी और क्यू क्या हो गया, संगत शीर्ष हो गया। पहला त्रिभुज का जो तीसरा अक्षर है, तीसरा अक्षर क्या है, सी। दूसरे वाले त्रिभुज को देखो तीसरा अक्षर आर है, तो सी और आर क्या हो गया, संगत शीर्ष हो गया। बस इस तरीके से आपको मिलान करना है, पहला अक्षर से पहला अक्षर, दूसरा अक्षर से दूसरा अक्षर, और तीसरा वाले से तीसरा वाला। ठीक है, तो इस तरीके से आप संगत शीर्ष पहचान लो। तो यहां से हमें क्या दिख रहा है कि ये वाला जो शीर्ष है, इस वाले शीर्ष के संगत है, ए और पी संगत है। बस संगत पहचानने के लिए आपको सीखना है, इसका क्या यूज है वो हम लोग फिर ध्यान से देखेंगे बाद। अगर मैं बी ले रहा हूं तो बी किसके संगत है, क्यू के संगत है। और अगर मैं सी ले रहा हूं तो सी किसके संगत है, आर के संगत है। कैसे पहचानोगे, अगर मैं इस तरीके से लिखूं ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर के संगत है, तो ए और पी, बी और क्यू और सी और आर संगत होंगे। तो संगत आप कैसे पहचानोगे, ये समझ में आया या नहीं आया। वाई एन संगत शीर्ष कैसे पहचानोगे, ये तो काफी आसान था। जिस तरीके से आपने संगत शीर्ष पहचाना, तो संगत कोण भी बिल्कुल उसी के जैसा है, कोई भी अंतर नहीं है। ठीक है, तो जिस तरीके से मैं कह रहा हूं पहला वाला ए है, तो यहां पर भी पी को आपको लेना है। तो कोण ए और पी क्या है, संगत है। अब आपने बी लिया तो बी और क्यू को आप लोगे, तो बी और क्यू क्या है, संगत शीर्ष है। और सी और आर क्या हो जाएगा, संगत शीर्ष हो जाए। तीसरा से तीसरा को आपको मिलान कर देना है, तो हम क्या कहेंगे, कोण ए और पी संगत है, कोण बी और क्यू क्या है, संगत है, और सी और आर संगत है। चलिए, अब आप त्रिभुज अगर सर्वांगसम है, ध्यान से सुनिएगा, अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो आप संगत कोण तो पहचान लोगे कि कोण ए के संगत कौन सा कोण है। तो इसका यूज क्या करेंगे, किस तरीके से इसको हम लोग यूज करेंगे। अगर ये दोनों त्रिभुज संगत है, तो ध्यान से सुनिएगा क्या बता रहा हूं। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज अगर पी क्यू आर संगत सर्वांगसम है, तो संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। हम क्या कह सकते हैं, कोण ए किसके बराबर होगा, कोण पी के बराबर। ये वाला जो कोण है, कोण पी के बराबर होगा। अगर मैं कोण बी की बात करूं, तो कोण बी किसके बराबर होगा, कोण क्यू के बराबर होगा। और कोण सी जो होगा वो कोण आर के बराबर होगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये कोण कोण पी के बराबर, कोण बी जो है कोण क्यू के बराबर, और कोण सी कोण आर के बराबर होगा। ये समझ में आया। अच्छा, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर की, तो क्या कोण बी कोण आर के बराबर होगा या नहीं, यस या नो। कोण बी कोण आर के बराबर होगा क्या, तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें यह क्या दिख रहा है, कोण बी के संगत कौन सा है, कोण बी के संगत कोण पी है ना। तो जो संगत कोण होंगे वही बराबर होंगे। तो कोण बी के बराबर कौन सा होगा, कोण बी के बराबर कोण क्यू होगा, कोण आर नहीं होगा, है ना। क्वेश्चन कुछ नहीं पूछा मैंने अभी, ठीक है, अभी कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। ठीक है, बस आपको समझाया जा रहा है कि कोण ए और कोण पी क्या है, संगत है। कोण बी कोण क्यू संगत है, और कोण सी कोण आर संगत है, और ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे आपस में। ठीक है, संगत कोण आपस में बराबर होंगे। तो मैं ये पूछ रहा था कि कोण बी और कोण आर बराबर होंगे कि नहीं होंगे। तो आप देखोगे कि कोण बी के संगत तो कोण क्यू है, यहां पर आपको दिख रहा है लिखा हुआ, कोण बी कोण क्यू के संगत है, तो कोण बी क्यू के बराबर होगा, ना कि आर के बराबर होगा, है ना। तो ये समझ में आया आप सभी को। अब आपने संगत भुजा संगत शीर्ष पहचान लिया, संगत कोण पहचान लिया। संगत कोण के बारे में ये चीज जान लिया कि संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो संगत कोण बराबर होते हैं। अब हम लोग संगत भुजा देखते हैं। अब यहां पर क्या देखो लिखा है, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांगसम है। अगर मैं भुजा ए बी को लूं, बस इस वाले नाम को आपको देखना है, नेम जो लिखा हुआ है ना, नाम।
चित्र को नहीं देखना है अभी, कोई भी इस वाले चित्र को नहीं देखेगा, चित्र को अभी मत देखो, ठीक है। तो आप बस नाम को देखो। तो अगर मैं बोल रहा हूँ ए बी भुजा, पहला वाला दोनों को लिया, सी को छोड़ दिया, तो यहाँ वाले त्रिभुज में भी आपको पहला दोनों को लेना है, पी क्यू को, और आर को छोड़ देना है। तो हम क्या कहेंगे, ए बी और पी क्यू क्या है, संगत है, ठीक है। ए बी और पी क्यू क्या है, संगत है। अब चलिए, अगर मैं ये कहता हूं कि मुझे ये बताए कि बीसी के संगत कौन सा है, तो अगर मैं बीसी ले रहा हूं तो क्या करोगे, ए को मैंने छोड़ दिया, तो यहां पर आप क्यू आर ले लोगे, पी को आप छोड़ दोगे, तो आखिरी वाला दो लिया, तो यहां भी पीछे वाला आखिरी वाला दो ले लेंगे। तो बीसी और क्यू आर क्या है, संगत है। तो आपको संगत पहचानने आना चाहिए हमेशा। चलिए, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सीए या एसी, एसी के संगत कौन सा होगा, अगर मैं एसी लिख रहा हूं तो एसी के संगत कौन सा होगा, बताएं सभी लोग। एसी के संगत कौन सा होगा, यहां पर देखो बी को छोड़ दिया, बीच वाले को छोड़ दिया, तो इस वाले त्रिभुज में भी आप आगे वाला ये पी और आर को ले लोगे, क्यू को छोड़ दोगे। तो जो काम आप इस वाले त्रिभुज में करोगे वही आप इस वाले में सेम टू सेम कर देना। तो हम क्या कहेंगे, पी आर संगत है, तो एसी और पी आर संगत है, जो यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, सी ए और आर पी संगत। तो संगत भुजा आप लोग पहचान लोगे। चलिए, अगर संगत भुजा पहचान लिए तो इसका क्या उपयोग करेंगे, इसका क्या यूज है। तो संगत भुजा के बारे में आप ये ध्यान दीजिए, अगर कोई दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो उसके संगत भुजाएं बराबर होती है। संगत भुजा क्या होती है, बराबर होती है ना। तो हम क्या कहेंगे, ए बी और पी क्यू जो संगत भुजाएं हैं, वो ए बी और पी क्यू क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। बीसी और क्यू आर संगत है, तो बीसी और क्यू आर क्या होगा, बराबर होगा। सीए और आरपी भी संगत है, तो सीए और आरपी भी क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो हम अब कह सकते हैं, इस चित्र को अगर आप ध्यान से देखो, अब चित्र को देख के मैं कहूंगा कि ए बी और पी क्यू, ए बी जो है पी क्यू के बराबर है। बीसी अगर मैं ले रहा हूं तो बीसी और क्यू आर क्या है, बराबर है। और ए सी और पी आर आपस में बराबर है, ठीक है। ये समझ में आया या नहीं आया। संगत भुजा आप कैसे पहचानोगे, संगत भुजा पहचानोगे और फिर उसको बराबर भी बोलोगे। अच्छा, अगर मैं ये बोल रहा हूं कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांगसम है, तो ए बी भुजा क्यू आर भुजा के बराबर होगा क्या, यस या नो। ए बी भुजा क्यू आर के बराबर होगा या नहीं। तो मैं ये बोलूंगा कि संगत भुजाएं बराबर होती है ना, मैं ये बोलूंगा संगत भुजा बराबर होती है। तो यहां पर से मैं देख रहा हूं ए बी भुजा, ए बी के संगत कौन सा है, पी क्यू, है ना। तो ए बी और पी क्यू आपस में बराबर होगा, ना कि ए बी और क्यू आर। तो ये बराबर नहीं होंगे, तो ए बी और क्यू आर बराबर नहीं होंगे। ये सारी चीज समझ में आई या नहीं आई, ये सारी चीज समझ में आई या नहीं आई। चलिए, अगर समझ में आ गई तो अब देखो, अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें क्या पढ़ना है। हाँ, आगे ही बता रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, ये तो हमने समझ लिया संगत भुजा संगत कोण कैसे पहचानेंगे। अब आपको दो त्रिभुज अगर दी जाएगी तो आप पहचानोगे कैसे कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, ठीक है। तो सर्वांगसमता के कुछ नियम है, चार नियम है, चारों नियम को एक एक करके हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चारों नियम को एक एक करके देखते हैं। तो पहला नियम क्या है, एस 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 प्रतिबंध, ठीक है। तो एस का मतलब क्या होता है, एस का मतलब होता है साइड, साइड मतलब भुजा। तो यहां से आप समझ सकते हो एस 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 मतलब साइड साइड साइड, है ना, साइड साइड साइड। या हिंदी में अगर लिखे तो क्या लिखेंगे, भुजा भुजा भुजा, है ना, तीन बार भुजा लिखेंगे। तो भुजा 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 प्रतिबंध, ठीक है। तो ये तो उसका नाम है, ये हम लोग बार बार ऐसा नहीं लिखते, ठीक है ना। तो हम लोग क्या लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एस एस एस, मतलब तीन बार साइड, ठीक है। तो ये तो कैसे लिखते हैं समझ गए, इसका मतलब देखते हैं कि त्रिभुज एस 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 प्रतिबंध क्या कहता है, इसका मतलब क्या होता है। आप पहचानोगे कैसे कि दो त्रिभुज सर्वांगसम। देखिए डेफिनेशन, परिभाषा क्या लिखा गया है। अच्छा, सर्वांग समता देखने के लिए एक चीज और आपको ध्यान रखना है, सर्वांग समता मतलब दो चीज बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए।
तो अगर मैं त्रिभुज की सर्वांग समता की बात करूं तो आपको दो त्रिभुज दिए रहेंगे, तभी तो आप देखोगे दोनों एक जैसे है या नहीं है। तो हमेशा दो त्रिभुज आपको दी जाएंगी। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं किसी अन्य त्रिभुज के तीनों भुजा के अगर बराबर है तो ये दोनों त्रिभुज क्या है, एस 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 प्रतिबंध से सर्वांगसम हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको उदाहरण से समझते हैं। यहां पर आपको दो त्रिभुज दिख रहे हैं, एक त्रिभुज दिख रहा है एबीसी और एक त्रिभुज दिख रहा है पी क्यू आर। ठीक है, अब एबीसी और पी क्यू आर को अगर ध्यान से देखें तो एबी की एक भुजा देखो, ये वाली भुजा एबी, इसकी लंबाई कितनी है, ए है। तो मुझे ये बताया कि त्रिभुज पी क्यू आर में कोई भुजा है क्या जिसकी लंबाई ए है, तो हमें दिख रहा है हाँ ये वाला पी क्यू, है ना। तो हम कह रहे हैं ए बी भुजा क्या है, पी क्यू के बराबर है। तो हमें दिख गया कि एक भुजा बराबर दिख गई। तो जैसे ही एक भुजा बराबर दिखा, एक बार मैंने यहां पर एस लिख दिया, ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर एक बार एस लिख दिया। ठीक है, डेफिनेशन आपको एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा सुनील। ठीक है, आपको सारी चीजें समझनी है ध्यान से। ठीक है, टर्म्स आपको इंग्लिश में मिलेगी सारी। ठीक है, बस ध्यान से समझो, सारी चीज समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, ये वाला जो भुजा है इस वाले के भुजा के बराबर है, तो एक बार मैंने यहाँ पर एस लिख दिया। अब ध्यान से देखिए, दूसरी भुजा ए सी, ए सी की लंबाई कितनी है बी। तो यहां भी एक त्रिभुज में हमें दिख रहा है पी आर की लंबाई जो है वो बी के ही बराबर है। तो हमें दिख रहा है कि ए सी जो भुजा है पी आर के बराबर है। तो एक भुजा और बराबर जैसे ही दिखा तो एक एस और लिख दिया, मतलब दो भुजा मुझे बराबर दिख गई। ठीक है ना, तो दो भुजा मुझे बराबर दिख गई, पहले वाले त्रिभुज और दूसरे वाले त्रिभुज। अब जो बच गया वो वाला भुजा को देखते हैं, बीसी भुजा की लंबाई कितनी है, बीसी भुजा की लंबाई सी है ना, बीसी भुजा की लंबाई सी है। तो इस वाले त्रिभुज में देखो कोई भुजा है जिसकी लंबाई सी है, कोई भी साइड ऐसी है जिसकी लंबाई सी है। तो हमें दिख रहा है हाँ क्यू आर की लंबाई सी दी गई है ना। तो हम कह सकते हैं कि बीसी जो है वो क्यू आर के बराबर है। तो जैसे ही मुझे एक और भुजा बराबर दिखा तो मैंने एक एस और लिख दिया। तीन एस लिखने का मतलब क्या हुआ, पहले वाले त्रिभुज के तीनों भुजा दूसरे वाले त्रिभुज के एक एक भुजा के बराबर है। ए बी बराबर हुआ, ध्यान से देखें, ए बी बराबर हुआ पी क्यू के, बीसी मुझे बराबर दिख रहा है क्यू आर के, और ए सी मुझे बराबर दिख रहा है पी आर के, है ना। तीनों ही साइड साइड साइड, है ना, तीनों ही भुजा है। तो हम क्या कहेंगे, एस 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 प्रतिबंध से ये दोनों ही त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। और सर्वांग समता को आप लिखते कैसे हो, इस चीज को आप लिखने के लिए क्या करोगे, सर्वांग समता का चिन्ह लगाओगे। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। ये सारी चीज समझ में आई या नहीं आई, यस या नो। फिर इसको हम लोग एक और उदाहरण से समझेंगे, एक उदाहरण से भी समझेंगे। ठीक है, ठीक है, जिनको भी नहीं समझ में आया, पूजा आपको नहीं समझ में आएगा तो एक बार आप फिर से ध्यान से देखिएगा। यहां पर दो त्रिभुज दिख रहे हैं, एक त्रिभुज एबीसी और एक त्रिभुज पी क्यू आर। इन दोनों त्रिभुज में देखो मुझे ये करना है, चेक करना है, सारी चीज आप ध्यान से देखना, एक एक चीज मैं बता रहा हूं यहाँ पे। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, चेक करना है कि ये दोनों जो त्रिभुज है एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांगसम है या नहीं है, यही चेक करना है। तो चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले मैं देख रहा हूं ए बी भुजा को, तो ए बी भुजा की लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, ए बी भुजा की लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। अब दूसरे त्रिभुज में कोई भुजा है जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो मुझे दिखा हाँ एक भुजा ऐसी है 4 सेंटीमीटर लंबी, तो हम क्या कहेंगे, ए बी और पी क्यू बराबर है। देखो यहाँ पर लिख रखा है ए बी और पी क्यू क्या है, बराबर है। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे ही मुझे मिला ए बी और पी क्यू बराबर, एक बार मैंने यहाँ पर एस लिख दिया। ठीक है, एक बार एस लिख दिया। अब देखते हैं दूसरी भुजा, दूसरी भुजा मुझे दिख रही है एसी, एसी की लंबाई कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर। इस वाले त्रिभुज में कोई भुजा है क्या जो 2.5 सेंटीमीटर है, तो हमें दिख रहा है हाँ पी आर, एक भुजा 2.5 सेंटीमीटर है पी आर के बराबर। तो हम क्या कहेंगे, एसी भुजा जो है
पी आर के बराबर है। दूसरी भुजा भी हमें बराबर दिख गई, तो एक और एस मैंने लिख दिया। दो भुजा मुझे बराबर दिख गई, एस और एस, दो बार मैंने एस लिख दिया। अब जो तीसरा वाला भुजा बच गया उसे देखते हैं, बीसी। बीसी की लंबाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर। तो बीसी हमें कितना दिख रहा है? 3 सेंटीमीटर। अब इस वाले त्रिभुज में देखते हैं, इस वाले त्रिभुज में कोई भुजा है जो 3 सेंटीमीटर लंबी है? तो हमें दिख रहा है हाँ, एक भुजा क्यू आर है जो 3 सेंटीमीटर लंबी है। तो हम कहेंगे एक और भुजा मुझे बराबर दिख गई, मतलब बीसी भी क्यू आर के बराबर है। तो एक भुजा और जैसे ही बराबर दिखा तो एक बार और एस लिख दिया। अब मुझे एस 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 का मतलब क्या पता चला कि त्रिभुज की, पहले त्रिभुज के तीनों भुजा दूसरे वाले त्रिभुज के एक एक भुजा के बराबर दिख गई। तो हम कहेंगे साइड 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 प्रतिबंध से, या एस 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 प्रतिबंध से, या एस 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 क्रिटेरिया से त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर क्या है? सर्वांगसम है। त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पी क्यू आर के सर्वांगसम है। बस आपको देखना है कि पहले त्रिभुज के तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के एक एक भुजा के बराबर होनी चाहिए। यहां भी एक 4 दिखा, यहां भी एक 4 दिखा, यहाँ 3 दिखा, यहां भी एक 3 दिखा, यहाँ भी 2.5 दिखा, यहाँ भी 2.5 दिखा। तो हम कहेंगे ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। ठीक है, इतना समझ में अब आ गया होगा आपको। इतना समझ में आया या नहीं आया? काफी आसान था, बस आपको त्रिभुज के तीनों भुजाएं देखनी है। ठीक है, अब मैं जो पूछ रहा हूं ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको आंसर चैट सेक्शन में ही करना है अभी। हाँ, आ गया तो अच्छी बात है। अब ध्यान से देखेंगे अभी मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं। अब यहाँ पर ध्यान से देखें, अगर मैं यहाँ पे, अगर मैं इस त्रिभुज को नाम देने के लिए बोलूं तो इस त्रिभुज को आप क्या बोलोगे? इस त्रिभुज को आप बोलोगे पी क्यू आर। इस वाले त्रिभुज का नाम पी क्यू आर है। चैट सेक्शन में लिख के बताए उसे मैं क्यू पी आर लिख सकता हूं कि नहीं? इस त्रिभुज को क्यू पी आर भी लिख सकते हैं, इस त्रिभुज को आर पी क्यू लिख सकते हैं या नहीं? यस या नो? हाँ, तो इस त्रिभुज को आप पी क्यू आर भी लिख सकते हो, क्यू पी आर भी लिख सकते हो, और आर पी क्यू भी लिख सकते हो, सभी चीज लिख सकते हो। इसी त्रिभुज का नाम है, ये मैंने पहले भी पढ़ाया था। तो अभी अभी आपको ये पता है कि त्रिभुज एबीसी जो है वो त्रिभुज पी क्यू आर के सर्वांगसम है। ये तो सही है। अब मैं ये बोल रहा हूं कि अगर मैं इसी त्रिभुज का नाम इस तरीके से लिख दूं, त्रिभुज आर पी क्यू, तो ये सही है या गलत है? यस या नो? अगर सही है तो वाई लिखेंगे, गलत है तो एन लिखेंगे। तो काफी के आंसर एन भी आ रहे हैं, काफी के आंसर वाई भी आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको लगेगा कि ये दोनों तो एक ही त्रिभुज है, तो ये बिल्कुल सही होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, या लिखना बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये गलत क्यों हो गया। ठीक है, तो आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि गलत क्यों हो गया हमारा। तो पहले ये देखते हैं गलत क्यों हो गया, फिर इसका सही करने का तरीका भी देखेंगे। देखो, अगर मैं ये लिख दूं त्रिभुज एबीसी आरपीक्यू के सर्वांगसम है, तो आपको क्या कहना पड़ेगा कि संगत भुजाएं बराबर होती है। मुझे ये बताए कि AB के संगत कौन सी भुजा, इस वाले को देख के आपको लग रहा है? आपको लग रहा है कि AB जो भुजा है वो RP के संगत है, तो RP के बराबर होना चाहिए। AB और RP आपको बराबर आप बोल दोगे, लेकिन अगर इस चित्र को देखोगे तो AB की लंबाई मुझे 4 दिख रही है, लेकिन RP की लंबाई 2.5 दिख रही है ना? तो इस तरीके से लिखना गलत हो जाएगा, इसलिए गलत हो जाता है। ठीक है, तो आप नाम किस तरीके से दोगे ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो सर्वांग समता में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आप त्रिभुज का नाम किस तरीके से दे रहे हो। यहां पर जैसे देखो, अगर ये लिखा हुआ है त्रिभुज एबीसी पी क्यू आर के सर्वांगसम है, तो यहां से हम कह सकते हैं ए बी किसके बराबर है? ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर है, यहां दिख रहा है ए बी पी क्यू के बराबर। अगर मैं बी सी लूँ तो आप बोलोगे क्यू आर के बराबर, ये भी सही है। अगर मैं ए सी लूँ तो पी आर के बराबर, ये भी सही है ना? तो इस तरीके से आपको ऑर्डर देखना है, क्रम देखना है लिखने का। तो चलिए इसे सीखते हैं कि किस तरीके से आप नाम देते हो। तो इसके लिए हम लोग एक त्रिभुज बनाते हैं। एक त्रिभुज आपको यहां दिख रहा है एबीसी, ध्यान से देखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर एक दूसरा त्रिभुज आपको दिख रहा है पी क्यू आर,
अब इसके भुजा के जो है लंबाई मैंने लिख दी है। इस तरीके से। अब मैं आपसे ये बस पूछ रहा हूँ, यस या नो में बताएंगे। यहाँ पर जो त्रिभुज आपको दिख रहे हैं, त्रिभुज 1 और त्रिभुज 2, ये दोनों सर्वांगसम है या नहीं? त्रिभुज 1 और त्रिभुज 2 सर्वांगसम है या नहीं, वाई या एल, बस इतना बताएंगे। ये दोनों सर्वांगसम है या नहीं? हाँ, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, बिल्कुल आपको दिख गया होगा। ये दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांगसम है। क्यों? क्योंकि हमें दिख रहा है तीनों ही भुजा, एक भुजा 5 सेंटीमीटर दिखी, यहां भी एक 5 सेंटीमीटर दिख रही है, एक बार मैंने एस लिख दिया। एक भुजा मुझे दिख रही है ए सी 7 सेंटीमीटर, यहां दिख रही है पी क्यू 7 सेंटीमीटर, तो फिर से एक एस लिख दिया। हमें दिख रहा है बी सी 9 सेंटीमीटर, यहां भी 9 सेंटीमीटर, तो एक और एस लिख दिया, है ना। ये वाला तो मुझे पहले ही दिख गया था। तो मैं कहूंगा एस 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 प्रतिबंध से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। चलिए, अब इसको नाम किस तरीके से देंगे? अगर मैं इस तरीके से लिख दूं, त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पी क्यू आर के सर्वांगसम है। अब ध्यान से देखिएगा सभी लोग अपने स्क्रीन पर। अगर मैं इस तरीके से लिख दूं तो आपको यहां से देख के क्या लगेगा? संगत भुजा जो है, अभी अभी मैंने आपको संगत भुजा पहचानने के लिए सिखाया था, तो ए बी का संगत भुजा कौन सा हो जाएगा? पी क्यू। तो आप बोलोगे ए बी पी क्यू के बराबर है, जबकि आप अगर चित्र को देखोगे तो यहां से आपको दिख रहा है ए बी का लंबाई कितना है? 5 सेंटीमीटर, और पी क्यू की लंबाई कितनी दिख रही है आपको? 7 सेंटीमीटर। तो ए बी और पी क्यू तो बराबर नहीं है, तो इसका मतलब यह लिखना गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी और पी क्यू बराबर नहीं है, तो ये लिखना गलत हो जाएगा। तो आपको सीखना है कि आप नाम किस तरीके से देते हो। तो किस तरीके से अगर हम लिखे तो ये मेरा नाम सही हो जाएगा, तो वही सीखने की कोशिश करते हैं। तो लिखने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले एक त्रिभुज का नाम लिख लेंगे। तो एक बार मैंने लिख लिया त्रिभुज एबीसी। अब ये किस वाले त्रिभुज के सर्वांगसम है? देखो इस तरीके से आपको देखना है, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं एबीसी की बात करूं तो ए बी सबसे पहले आया 5 सेंटीमीटर, है ना, इस तरफ से बढ़ा मैं, यहाँ आपको दिशा दिख रहा होगा, ए से बी की तरफ 5 सेंटीमीटर। फिर बी से सी की तरफ बढ़ा तो 9 सेंटीमीटर, पहले दिखा 5 सेंटीमीटर, फिर दिखा 9 सेंटीमीटर, फिर सी से ए पे गया तो फिर मुझे दिखा 7 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, है ना, ए से सी की तरफ गया, है ना, 5 9 फिर 7। ध्यान से देखिएगा, पहले 5, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया। ये ट्रिक है, काफी आसान तरीका है जिससे आप समझ जाओगे। अब यही ऑर्डर 5 9 7 वाला आपको इस त्रिभुज में फॉलो करना होगा। मतलब पहले 5, फिर 9, फिर 7। तो इसके लिए आप क्या करोगे? यहां से स्टार्ट करोगे, भुज क्यू से। क्यू से स्टार्ट किए, पहले 5, फिर 9 इस तरह से, फिर 7 इस तरह से, है ना। पहले 5, फिर 9, फिर 7। तो यहां से स्टार्ट किया था ना क्यू से, तो हम लिखेंगे त्रिभुज क्यू आर टी, इस तरह से जाएंगे, इस तरफ से। ये समझ में आया या नहीं आया? क्यू पी आर नहीं लिखेंगे, क्यू आर पी लिखेंगे। 5 9 7, ठीक है, 5 9 7। अब देखो इसका क्या फायदा होगा, इससे आपको ये समझ में आएगा। इस चीजों को मैं मिटा देता हूं तो आपको ज्यादा चीजें दिखेगी, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां से अगर मैं ये बोलना चाहूं, ए बी भुजा को अगर मैं ले रहा हूं तो ए बी के संगत कौन सी भुजा है? बस ये बताएंगे ए बी के संगत कौन सी भुजा है, चैट में लिखकर बताएंगे। इस वाले को देखकर अगर मैं बोल रहा हूं ए बी सी और क्यू आर पी सर्वांगसम है, तो ए बी अगर मैं यहां से ले रहा हूं तो आपको क्यू आर लेना पड़ेगा, ए बी क्यू आर के बराबर हो जाएगा। तो आप देखो इस चित्र में ए बी का लंबाई कितना है? ए बी का लंबाई आपको दिख रहा है 5 सेंटीमीटर, और क्यू आर की लंबाई भी 5 सेंटीमीटर। तो बिल्कुल ये सही है ना। अगर मैं आपसे पूछूं बीसी, बीसी किसके संगत है? बीसी के संगत कौन से भुजा है? तो बीसी के संगत आपको दिख रहा है आरपी, ना, बीसी के संगत आरपी है। तो आप चित्र देख के ही बता दोगे कि बीसी जो है वो आरपी के बराबर होगा।
तो BC यहाँ 9 सेंटीमीटर दिख रहा है, तो RP भी 9 सेंटीमीटर होगा। ठीक है। अगर मैं ये कह रहा हूं कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज QRP सर्वांगसम है, तो AC के संगत कौन सा होगा? AC का संगत भुजा आप बोलोगे QP, तो AC और QP बराबर हो जाएगा। संगत भुजा आप यहीं से देख के चित्र आपको देखने की कोई जरूरत नहीं, तो AC और QP बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज समझ में आई या नहीं आई? अच्छा देखो, अच्छा आप ध्यान से देखें, आपको चित्र कई बार देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अगर ये सारी चीज आप ध्यान से सीख गए। अगर मैं सिर्फ इतना लिख दूं, त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज का नाम आप दे दो, मान लो मैं कैट लिख दिया, CAT, कैट। ये त्रिभुज किसके बराबर है? ये त्रिभुज MPS के बराबर है। ठीक है, कुछ भी इस तरीके से नाम मैंने दे दिया। अब त्रिभुज आपको आकृति नहीं दी गई है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या बोलोगे? अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं, तो त्रिभुज की आकृति आपको बिना देखे हुए आप क्या कहोगे? CA। अगर मैं यहां से CA ले रहा हूं, तो CA किसके बराबर होगा? चैट में लिख के जल्दी से बताएं। CA MP के बराबर होगा। CA और MP बराबर हो जाएगा, है ना। अगर मैं ले रहा हूं CT, तो ये बताएंगे CT किसके बराबर हो जाएगा? अगर मैं CT ले रहा हूं, तो CT किसके बराबर होगा? MS के बराबर हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं ले रहा हूं TA, तो TA किसके बराबर हो जाएगा? अगर मैं यहां से TA ले रहा हूं, TA, तो आपको लेना पड़ेगा SP। ठीक है, तो आपको लेना पड़ेगा SP, TA या SP, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो जो काम आप इस वाले त्रिभुज में करोगे, वही काम इस वाले त्रिभुज में करोगे, वो बराबर हो जाएगा। तो हमेशा आपको नाम देखना है ध्यान से। चलिए, ये सारी बात अगर समझ में आ गई होगी, तो आपको सर्वांगसम में काफी चीजें आसान हो जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पोल सेक्शन में अब आंसर करना है। मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, और पहला क्वेश्चन है तो काफी आसान क्वेश्चन होगा। तो यह क्वेश्चन तो काफी आसान है, इसके लिए बस और सिर्फ आपको 10 सेकंड मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड मिलेंगे। तो आपको बस ये बताना है कि यहाँ पर जो भी दो त्रिभुज आपको दिख रही है, दोनों सर्वांगसम है या नहीं, बस हाँ या ना में आंसर करना है। तो बस आपको हाँ या ना में आंसर करना है। आप इसके भुजाओं को देखो, आकृति और आकार बिल्कुल एक जैसे है या नहीं है। अच्छा, आज क्लास कोई भी छोड़कर नहीं जाएगा जल्दी। क्लास के एंड में आज आप सभी को एक लिंक दिया जाएगा, तो उस लिंक के बारे में मैं क्लास के एंड में बताऊंगा। तो अभी क्या करेंगे, पढ़ेंगे, फिर होमवर्क लिखेंगे। होमवर्क लिखने के बाद एक लिंक दिया जाएगा आप सभी को, तो उस लिंक के बारे में क्या करना है वो क्लास के एंड में बताऊंगा। चलिए, 5 सेकेंड और है। 5, 4, 3, 2, 1। अब किसी को अगर चैट में भी आंसर करना है, तो चैट में भी आप आंसर कर सकते हो। अब यहां पर देखते हैं ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं, बस Y या N में आपको आंसर करना था। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, पहले वाले त्रिभुज में देखें कि एक भुजा जो है PR 5 सेंटीमीटर लंबी है। देखो, अगर ये क्वेश्चन मैं बनाऊंगा तो कैसे, ये तो देखने में पता चल रहा है, फिर भी आप इस तरीके से देख सकते हो। PR 5 सेंटीमीटर है, तो इस वाले त्रिभुज में कोई भुजा है क्या 5 सेंटीमीटर लंबी? तो हमें दिख रही है, हाँ है। तो ये दोनों बराबर है, तो हम कहेंगे एक भुजा मुझे दिख गई, तो इस बार S लिख दिया मैंने। ठीक है, इस तरीके से आप एक बार S लिख दिया। दूसरी भुजा 3.5 सेंटीमीटर की है, तो इसमें भी एक भुजा 3.5 सेंटीमीटर की लंबी है, यानी QP भुजा AB के बराबर है। तो हम कहेंगे एक भुजा और बराबर दिख गई, तो एक S और लिख दिया। अब मैं QR को देख रहा हूं, तो QR मुझे दिख रही है 7.1 सेंटीमीटर, तो इसमें भी BC जो है उसके ही बराबर है, तो हम कहेंगे QR जो भुजा है वो BC के बराबर है। तो एक और भुजा बराबर दिख गई, मतलब पहले वाले त्रिभुज के तीनों भुजा दूसरे वाले त्रिभुज के एक एक भुजा के बराबर है।
तो एसएसएस क्राइटेरिया से, एसएसएस प्रतिबंध से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। तो आंसर क्या होगा? हाँ, ये दोनों सर्वांग सम है एसएसएस प्रतिबंध से। ठीक है, ये तो काफी आसान क्वेश्चन था, आप सभी के आंसर बिल्कुल सही भी थे, कुछ आंसर छोड़ के। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, है ना। तो एक क्वेश्चन फिर से आपको आपके स्क्रीन पर दिखेगा, और यहाँ कोई भी हड़बड़ी नहीं करेगा। सबसे पहले आप देखो कि कौन से दो त्रिभुज की बात की गई है। तो त्रिभुज के नाम देखे पहले, उनके संगत भुजाएं देखे, तभी आपका आंसर सही हो पाएगा। तो यहाँ ध्यान से देखें कि त्रिभुज एबीसी जो है त्रिभुज पीआरक्यू के सर्वांग है। ध्यान से देखिएगा, पीआरक्यू लिखा हुआ है। तो आप देखें त्रिभुज एबीसी अगर त्रिभुज पीआरक्यू के सर्वांग है तो बीसी की लंबाई बताएं। तो ध्यान से देखें कि बीसी की लंबाई किस भुजा के बराबर होगा। संगत भुजा पहचाने और आंसर करें। अच्छा, इस क्वेश्चन में काफी लोगों के आंसर सही भी आए हैं और काफी के गलत भी आए हैं, तो आपको ध्यान से आंसर करना है। पांच सेकंड और है आपके पास, आखिरी 5 सेकंड और रुकेंगे, उसके बाद पोल को एंड कर दिया जाएगा। 5, 4, 3, 2, 1। अच्छा, माइक सभी लोग बंद रखेंगे अपना। हाँ, तो चैट ओपन है, अब आप लोग क्या करोगे, चैट में भी आंसर कर सकते हो। तो ध्यान से अब देखेंगे, अगर ये क्वेश्चन मुझे मिलेगा, ध्यान से देखिए, अगर ये क्वेश्चन मुझे मिलेगा तो मैं इसे कैसे बनाऊंगा। तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि यहाँ पर नाम क्या लिख रखा है। त्रिभुज एबीसी किसके सर्वांग है? त्रिभुज पीआरक्यू के सर्वांग है ना। त्रिभुज एबीसी जो है त्रिभुज पीआरक्यू के सर्वांग है। तो सबसे पहले तो मैं इस तरीके से लिखूंगा, त्रिभुज एबीसी किसके सर्वांग है? त्रिभुज पी आर क्यू। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसा आप नहीं लिखोगे तो आपका आंसर गलत होगा। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं पूछ रहा हूं कि अगर इस तरीके से लिखा गया है तो बीसी के संगत भुजा कौन सी होगी? बीसी की संगत भुजा बस मुझे चैट में लिखकर बताएंगे। बीसी के संगत भुजा कौन सी होगी, चैट में लिखकर बताएंगे। अगर मैं बीसी ले रहा हूं तो इस वाले त्रिभुज में मुझे आर क्यू लेना पड़ेगा। तो मैं कहूंगा कि बीसी और आर क्यू क्या है? संगत है, यानी तुल्य है। और अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो बीसी और आर क्यू क्या होंगे? बराबर होंगे या नहीं होंगे? तो बीसी और आर क्यू बराबर होंगे, है ना। तो बीसी और आर क्यू क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। चित्र को तो मैंने देखा भी नहीं अब तक, ठीक है, चित्र को अभी तक नहीं देखा गया। तो अभी तक बस मैंने एबीसी और आरपीक्यू पीआरक्यू को देखा और यहां से देख के बता दिया कि बीसी और आरक्यू बराबर होंगे। अब हम इस चित्र को देखते हैं। अब इस चित्र को आप देखोगे तो आपको पता चलेगा आरक्यू की लंबाई कितनी है। आरक्यू की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। तो अगर आरक्यू की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो बीसी की लंबाई कितनी हो जाएगी? बीसी की लंबाई भी 8 सेंटीमीटर होगी, है ना। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। जिसके आंसर ए भी थे, सी या डी थे, गलत होंगे। तो आंसर बी सही आंसर है। ये समझ में आया या नहीं आया? ये अच्छे से समझ में आ गया या नहीं? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके लिए, इससे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। तो आपको क्या करना है, नाम को ध्यान से देखना है कि एबीसी अगर पीआरक्यू को देखो, अगर मैं इस तरीके से बोलूं एबीसी
पी आर क्यू के बराबर है, सॉरी सर्वांग सम है, तो बीसी भुजा आर क्यू के बराबर हो जाएगी। अगर मैं ए बी भुजा पूछता तो ए बी भुजा किसके बराबर होती, पी आर के बराबर होती, तो ए बी भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर, ए बी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, है ना। इस तरीके से आप कह सकते हो। ठीक है, ये सारी समझ में आ गई। तो एक क्वेश्चन और करते हैं, आज के लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पर अभी दिख रहा होगा। तो यहां पर क्या करना है आपको, सभी आकृति को ध्यान से देखना है। अब देखें यहां पर 4 त्रिभुज आपको दी गई है, तो आपको यह देखना है कि कौन से 2 त्रिभुज, कोई बात नहीं, ठीक है, तो आपको यह देखना है कि कौन से 2 त्रिभुज सर्वांग सम है। आंसर अगर गलत हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, जब मैं समझा देता हूं उसके बाद अगर नहीं समझ में आए तो आपको पूछना है मुझसे। समझाने के बाद अगर नहीं समझ में आए तब आप मुझे चैट सेक्शन में भी लिखकर पूछ सकते हो। सर त्रिभुज नहीं दिख रहा। त्रिभुज नहीं दिख रहा तो आप काम करो ना, आपके स्क्रीन पर जो त्रिभुज है उसको आप जूम कर सकते हो, आप उसे जूम करके देखोगे तो दिख जाएगा। बड़ी हो जाएगी वो त्रिभुज। तो यहाँ पर 4 त्रिभुज दी गई है और आपको बताना है कि कौन से 2 त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है। तो यहाँ पर आपको एक एक करके चारों ऑप्शन चेक करने हैं, इसलिए मैं कुछ समय दे रहा हूं आप सभी को। अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका आंसर मेरे तक नहीं आया है ना। तो जैसे ही सभी आंसर देंगे इस पोल को एंड करके इसको डिस्कस करेंगे। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं, 5 सेकेंड में पोल को मैं एंड कर दूंगा। 5 4 3 2 1, है ना। अब चैट में आप अपना डाउट पूछ सकते हो अगर कोई भी चीज नहीं समझ में आए। अब देखिए यहाँ ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में क्या दिखा है, एसएसएस प्रतिबंध से यानी एसएस क्राइटेरिया से कौन से 2 युग्म ऐसे हैं जो सर्वांग सम है। युग्म मतलब जोड़ा, ये आपको पढ़ाया गया था, कौन से जोड़े ऐसे हैं जो सर्वांग सम है। तो क्या करते हैं, एक एक करके सभी ऑप्शन को हम लोग चेक करते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं कौन से जोड़ा ऐसा है जो सर्वांग सम है। तो सबसे पहले मैं ऑप्शन ए को चेक करूंगा। सबसे पहले अगर ऑप्शन ए को चेक करूंगा, यहाँ पर बोला गया है त्रिभुज नंबर 1 और त्रिभुज नंबर 2 की बात की गई है। तो अगर 1 और 2 को ध्यान से देखें तो पहला त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज एबीसी। तो इसकी भुजा ए बी आपको दिख गया, ए बी की लंबाई कितनी है, ए बी की लंबाई है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पी क्यू की लंबाई भी आप देखोगे तो पी क्यू की लंबाई भी 1.5 सेंटीमीटर है, ये भी 1.5 सेंटीमीटर है, यह भी 1.5 सेंटीमीटर। तो हम कहेंगे ए बी और पी क्यू बराबर है। तो जैसे ही बराबर दिखा, बार बार मैं ऐसे ही करता हूं, एक एस लिख दिया, मतलब एक भुजा मुझे बराबर दिख गई, तो ए बी और पी क्यू आपस में बराबर हो गए। अब मैं दूसरे भुजा देखता हूँ बीसी, तो बीसी की लंबाई कितनी है, बीसी की लंबाई मुझे दिख रही है 2.5 सेंटीमीटर। तो इस वाले में क्यू आर की लंबाई देखो, क्यू आर की लंबाई भी 2.5 सेंटीमीटर दी गई है। तो हम कहेंगे बीसी जो भुजा है वो क्यू आर के बराबर है। तो हम कहेंगे एक और भुजा मुझे बराबर दिख गई, तो एक और एस लिख दिया, एस और एस, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक और भुजा देखते हैं तीसरी वाली। तो तीसरी वाली भुजा एसी है, ठीक है। एसी की लंबाई कितनी है, 2.2 सेंटीमीटर, 2.2। यहाँ पी आर की लंबाई कितनी है, पी आर की लंबाई भी 2.2 है ना। तो हम कहेंगे तीसरी भुजा भी बराबर दिख गई, तो यानी एस 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 दिख गया मुझे। मतलब पहले वाले त्रिभुज के तीनों भुजा दूसरे वाले त्रिभुज के एक एक भुजा के बराबर है। दिख गई या नहीं दिख गई सभी को,
यस या नो लिखकर बताएं। ये समझ में आया है ना? तो हम क्या कहेंगे, ये दोनों त्रिभुज क्या है, आपस में सर्वांग सम है। हम क्या कहेंगे, त्रिभुज 1 और 2 क्या है, आपस में सर्वांग सम है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अगर ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आए, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आए तो मैं तो क्या करूंगा, पहला ऑप्शन जैसे ही चेक किया, मुझे पता है कि इस क्वेश्चन का एक ही आंसर सही हो सकता है, और ये एक मुझे दिख गया कि सर्वांग सम है, तो इसे मैं टिक मार दूंगा, बाकी को तो चेक भी नहीं करूंगा, है ना? अगर ये वाला सही हो गया तो बाकी सभी गलत हो जाएंगे, है ना? तो हमारा आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर 1 ए। ठीक है, फिर भी अगर आपको चेक करना है अभी सीखने के लिए, ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं, कोई एक ऑप्शन को मैं चेक कर लेता हूँ, बाकी ऑप्शन आप लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो एक ऑप्शन देखते हैं, त्रिभुज 3 और 4, ये वाला ऑप्शन डी को चेक करते हैं, तो ये क्या है। तो हमें अगर त्रिभुज 3 और त्रिभुज 4 को देखें तो आपको क्या दिखेगा, एक भुजा ई एफ जो है, इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर है ना, 3 सेंटीमीटर। तो इस वाले त्रिभुज में मुझे दिख गई एम एन की लंबाई 3 सेंटीमीटर। तो एक भुजा मुझे दिख गई कि बराबर है, तो एक बार मैंने एस लिख दिया, ठीक है, एक बार एस लिख दिया। अब मैं देख रहा हूं दूसरी भुजा, ये वाला एफ डी। तो एफ डी की लंबाई कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। हाँ, लिंक के बारे में लास्ट में बताऊंगा, अभी होमवर्क देने के बाद बताऊंगा, अभी कोई क्लास छोड़कर नहीं जाएंगे। तो ये 3.5, यहाँ भी 3.5, तो मुझे दूसरी भुजा भी बराबर दिख गई, तो यहाँ पर एक और एस लिख दिया। अब मैं जब तीसरी भुजा को देख रहा हूं, तो तीसरी भुजा हमें दिख रही है ईडी, जिसकी लंबाई 3.4 सेंटीमीटर है। और इस वाले त्रिभुज में देख रहा हूं तो जो एल एम है ये 3.2 है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो हमें एक और एस नहीं मिला, है ना? तो सिर्फ दो भुजा बराबर है, तीसरी भुजा बराबर नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं है, और सर्वांगसम नहीं है तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे। ठीक है, ये सारी चीज अगर आज की क्लास में कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो, और मुझे ये बताएं सारी चीज समझ में आई या नहीं, वाई या एन लिखकर बताइए। और अभी क्लास छोड़कर कोई नहीं जाएगा, अभी क्लास छोड़कर कोई नहीं जाएगा, अभी होमवर्क नोट करेंगे। हाँ, तो अभी आप लोग क्या करेंगे, होमवर्क नोट करेंगे।